अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में और उम्मीद करते हैं कि पिछले प्रोग्राम से आप खूब मुस्तफ़ीद हुए होंगे, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में हम डॉक्टर इम्तियाज़ हसन के क्लिनिक पे किया हुआ इंटरव्यू जो था वो आपके साथ शेयर कर रहे थे और ओवरऑल एक व्यू ले रहे थे डायबिटीज़ के मुतालिक। आज के प्रोग्राम में हमेशा की तरह डॉक्टर इम्तियाज़ हसन से पूछिए ज़ियाबीतस के मुतालिक, ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएँ। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। और मिस इकरा तारिक भी हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस इकरा। डॉक्टर साहब, आज का प्रोग्राम जो है इस अहमियत का हामिल है कि कल जो है पाकिस्तान में भी अब तो ज़िल हज का चाँद नज़र आ गया है। सो ज़िल हज का महीना शुरू हो गया। ये 10 मुक़द्दस दिन जो हैं ज़िल हज के, जिनका इख्तिताम जो है ईद पर होता है, वो शुरू हो चुके हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम थर्सडे को प्रोग्राम करेंगे वो ईद उल अज़हा के मुतालिक करेंगे और खाने पीने और डायबिटीज़ में क्या ख्याल रखें। मगर ये जो प्रोग्राम आज का है ये हम ख़ास तौर पे कर रहे हैं हज पे, जो आज़मीन हज गो के ज़्यादातर जा चुके होंगे जिन्होंने जाना है, मगर अभी भी कुछ लोग प्राइवेटली हज के लिए जा रहे हैं। और फिर हमारे सऊदी अरब में भी ऐसे लोग हैं जो मौजूद हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। हमारे जो नाजरीन हैं विलिंग वेज डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के फेसबुक पेज के, वो भी हमारी जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं, लिंक भेज सकते हैं अपने प्यारों को जो इस वक्त हज करने के लिए जा चुके हैं। तो इस सारे सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए हम आज का प्रोग्राम जो है वो हज के मुतालिक कर रहे हैं। इत्तफाक से हमारे पास जो इनबॉक्स में एक सवाल है हमारे एक डायबिटिक पेशेंट का, वो भी इसी से रिलेटेड है। तो मैं आज के प्रोग्राम का पहला जो केस है, केस स्टडी जो है वो आपके सामने रखता हूँ। मिस इकरा, आप भी उसमें अपनी इनपुट दीजिएगा। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन, आपकी तवज्जो चाहूँगा। ये कहते हैं कि मैं हज के लिए जा रहा हूँ और मैं इंसुलिन इस्तेमाल करता हूँ, मगर क्योंकि मैं हज पे अब जा रहा हूँ वहाँ के मामूलात मुख्तलिफ होंगे। इन्होंने ये नहीं बताया कि ये किस किस्म की इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं, मगर ये ज़रूर कहा है कि वहाँ पे क्योंकि मामूलात मेरे मुख्तलिफ होंगे तो मैं क्या अपनी इंसुलिन इस्तेमाल करना हज के दौरान छोड़ दूँ। एक सवाल इन्होंने ये किया। और दूसरा इन्होंने कहा है कि अगर मैं इंसुलिन इस्तेमाल करूँ तो मुझे क्या एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए, मलहूज़ खातिर रखनी चाहिए। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन, ये 2 सवाल इन्होंने किए हैं। फ़िलहाल यहाँ से अपने डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। इसमें उनका जो सवाल है वो मौक़म हल के लिहाज से बहुत अच्छा है कि बहरहाल इसमें हम कुछ ये कि कुछ लोग, काफ़ी लोग जा चुके हैं हज के लिए, और जैसे आपने बताया कि वहाँ भी इसको लिंक के ज़रिए इसको देख भी सकते हैं। होता ये है कि हज के 2 हिस्से हैं जी। एक तो हज है जिसमें एक साइलेंट पोर्शन है जिसमें आपने रूटीन अपनी परफॉर्म करनी है, और एक है जो एक्टिव पोर्शन है, जो हमारे 4 से 5 दिन हैं, जो आपने मिना में, अरफात में, मुज़दलिफ़ा में रहना है और कैंपिंग के अंदर रहना है, टेंट्स के अंदर रहना है। तो ये एक अलग पोर्शन है। इसमें मामूलात कुछ और तरह से हैं जी। और बाकी जो स्टेबल मामूलात, इसमें एक स्टेबल है, जैसे आप होटल में रह रहे हैं अपने, या किसी बिल्डिंग के अंदर, आप रेंटेड बिल्डिंग के अंदर रह रहे हैं, तो वहाँ मामूलात कुछ और हैं जी। लेकिन एक बात ये तय है कि यहाँ पे अगर आपका होटल या आपकी जो रिहाइश गाह है खाना काबा से या मस्जिद नबवी से दूर है जी, तो आम तौर पे ये फासला 1 या 2 किलोमीटर्स होता है। ओके। जो कुछ मतवम्मिल लोग हैं उनका तो बिल्कुल उस जगह पे ही मौजूद होते हैं, लेकिन अक्सरियत क्योंकि उनका कुछ दौर तकरीबन ये अंदाज़ा लगाया गया है कि एक आम आदमी को अगर वो बहुत कम भी चले तो 5 से 6 किलोमीटर तो उसको लाजमी चलना फिरना, नमाज़ों के लिए आना जाना, और इसमें वो वाक, वो चीज़ शामिल नहीं है जो हम तवाफ़ की सूरत में, सही की सूरत में हम करते हैं, वो एक अलहदा मशक्क़त है। तो ये है नॉर्मल आप उम्रा करें। लेकिन कुछ वो लोग जो जब आप उसमें रहेंगे, इसमें तो आप जब भी आप अपनी रिहाइश गाह से निकलें तो इसलिए कि इससे पहले मैं उसकी तफसील में जाऊँ, एक बात की इनकी गलत फहमी जो है, जो बहुत सारे पेशेंट मुझसे भी पूछते हैं, डॉक्टर साहब हम इंसुलिन बंद ना कर दें, वहाँ आपको गोली ऐसी लिख दें
जो मुझे वहाँ पे जाके काम देती रहे। Right. मैंने कहा जो गोली आपको मक्का मुकरमा में काम देगी कि वो लाहौर में काम नहीं दे सकती। तो एक तो है कि ये मिथ अपने ज़हन से निकाल दें कि गोलियों पे मैं कन्वर्ट हो जाऊँगा, इंसुलिन छोड़ दूँगा। इसके छोड़ने की वजह भी एक है कि हज का जो पीरियड है वहाँ पे मुख्तलिफ अकवाम के लोग आए होते हैं। अच्छा। जो कई औकात, अक्सर औकात जो सांस नाक तनफ़ुस की बीमारियों का शिकार होते हैं। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, वायरल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होती हैं, वहाँ कॉमन होती हैं। तो एक दूसरे से ये लग जाती हैं। और खुदा ना खास्ता अगर आप इंसुलिन नहीं ले रहे और आपका शुगर लेवल हाई जा रहा है तो आप भी इसका शिकार हो सकते हैं। कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाएगी, आप शिकार हो सकते हैं। खुदा ना खास्ता नहीं ले रहे तो ये कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं नमूने की शक्ल में, या इस बीमारी आगे बढ़ सकती है। तो एक तो ये मिथ निकाल दें, हम इंसुलिन को छोड़ दें या इसकी जगह को गोली इस्तेमाल कर लें, ये तो बिल्कुल इसके बारे में सोचना ही अब से, ठीक है। अब ये है कि एक स्टेबल कंडीशन, यानी अगर आप अपनी रिहाइशगाह में हैं और आप मक्का मुअज़्ज़मा जा रहे हैं या मस्जिद नबी नमाज के लिए जा रहे हैं तो आना जाना, तो इसमें जब भी आप अपने उस ठिकाने से निकलें, अपनी रिहाइशगाह से निकलें, तो आप खाली पेट ना निकलें। अच्छा, ठीक है। आप कुछ ना कुछ खा के, कोई फ्रूट, कोई स्नैक, कोई अपना खाना वगैरह खाया वो खा के निकलें और फिर आप उस मस्जिद की तरफ जाएं। और आपके पास पानी की बोतल और एक एहतियातन खजूरों का एक छोटा पैकेट या कोई भी जो चीज़ खाने की चीज़ आपके पास कैरी करना है, आपके पॉकेट के अंदर, आपके बैग के अंदर ये मौजूद होनी चाहिए। और आपके साथ कोशिश करें, अगर आप डायबिटिक हैं, अकेले ना जाएं, आप किसी साथी के हमराह हों। जब आप साथी के हमराह और उसको भी पता हो कि आपको डायबिटीज़ है, आपकी शुगर खुदा न खास्ता लो भी हो सकती है जी, तो ये प्रॉब्लम होते हैं। तो ये जो है इस एहतियात को मलहूज़ ख़ातर रखा जाए। दूसरा जो मेरा अंदाज़ा है कि जो मेरा ज़ाती तजर्बा भी है कि वहाँ जब आप तवाफ़ के लिए जाते हैं, अगर आप अपर स्टोरी पे तवाफ़ करते हैं तो तकरीबन एक चक्कर 1 किलोमीटर का बनता है। लंबा पड़ता है। हाँ जी, 7 किलोमीटर तो ये हो गया, और तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर आप सही के लगा लें जब आप करते हैं, तो आपको तकरीबन 10 किलोमीटर की वॉक जो इनसाइड हरम है वो आपको करनी पड़ेगी। तो ये आम दिनों में तो कोई नहीं करते, ये आम दिनों में नहीं होती ना, तो इसीलिए बहुत सारे पेशेंट कहते डॉक्टर साहब मेरी वहाँ इंसुलिन छूट गई थी और मेरी बड़ी डोज कम हो गई थी, मेरी दवाइयाँ बड़ी कम हो गई थी। तो मैं उनको एक लेसन देता कि आप जो वहाँ कुछ करके आए हैं उसका तकरीबन आप निस्फ यहाँ करना शुरू कर दें तो आपकी डायबिटीज़ के अंदर एक इनकलाब बर्पा हो सकता है, बेहतरी आ सकती है, क्योंकि आप अच्छी लाइफस्टाइल को आपको आदी हो जाते हैं, आपको चलना फिरना भी पड़ता है और इस तरह सारी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब पाकिस्तान के अंदर वो वापस आते हैं हमारे जहाज, तो उनकी कुछ दावतें, कुछ इनका मेल मिलाप ऐसा होता है कि उनका जो बजाय कि जो उन्होंने नफ़ा वहाँ कमाया होता है उस नफ़े को वो ज़ाया कर देते हैं। उस आदतों को जो अच्छी आदतें वहाँ अपना के आ रहे होते हैं तो यहाँ आके वो उसमें फिर उसी पुरानी आदतों पे चल पड़ते हैं। तो अच्छा, अब ये तो थे जब स्टेबल कंडीशन में, जब आप मक्का मुकरमा में या मदीना शरीफ के अंदर आप रिहाइश पजीर हैं। अगर आप हज के जो दिन है, हज का दिन आपका शुरू होता है अरफा के दिन है, जो आपका 9 तारीख को, आप 8 तारीख को मूव कर जाते हैं, 9 तारीख को आपने अरफात की तरफ जाना है। तो अरफात की तरफ जब जाएं तो आप सुबह फजर के बाद जाना है, आप अपना नाश्ता अर्ली कर लें, अपनी इंसुलिन जो है वो जो लगानी है वो लगा लें या गोली खानी वो खा लें। इंसुलिन को आप कैरी कर सकते हैं स्मॉल अपने बैग के अंदर, क्योंकि आपको अब इंटेंस हीट के अंदर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अरफात के अंदर आपको सारा दिन गुजारना है, वहाँ दोपहर को कैरी कर लें अपने थर्मस या फ्लास्क है, या आजकल एक पाउचेस हैं मिलते हैं, अगर हम उनके हेल्प आउट किया जा सकता है, डिप से आप रब्ता करें, हम हेल्प आउट कर सकते हैं, पाउचेस उनके लिए अरेंज किए जा सकते हैं। उसमें टेम्परेचर मेंटेन रहता है इंटेंस हीट से। लेकिन इंसुलिन को बचाने का एक ये भी है कि लोग समझते हैं अगर हमने इसको फ्रिज से बाहर निकाला तो ये ज़ाया होगी, ऐसी बात नहीं है। अगर आप इसको रूम टेम्परेचर में, छाँव में, धूप में से बचाएँ कि डायरेक्ट हीट से बचाएँ तो इसका एफिकेसी उतनी ही रहती है। तो बहरहाल आप अपनी इंसुलिन को साथ कैरी कर लें, अपने बैग के साथ अपने साथ जाएं, और अरफात में जब दिन गुजारें तो अपना लंच उनका वहीं होगा, और उसके बाद मगरिब की अजान से पहले उन्होंने वहाँ से कूच करना होगा। तो फिर ये मुज़दलिफ़ा की तरफ चल पड़ेंगे जहाँ उनका नाइट स्टे होगा, जहाँ से वो कंकरियाँ चुनेंगे और अपना जो ज़मीन पे अपना जो फ़र्श है उस पे अपने उसको बिस्तर बिछाएंगे और वहीं अपनी रात गुजारेंगे, ज़मीन पे ज़मीन। इसमें मेरा एक मेरा क्वेश्चन है कि कुछ लोग जो है वो
फ्रीज़र में, जैसे आपने कहा कि फ्रिज में इंसुलिन जो है वो रखें, कुछ लोग फ्रीज़र में भी इंसुलिन रख देते हैं और उसको फ्रीज़ कर लेते हैं कि अच्छा फिर उसको बॉटल में डाल के ताकि ये घुले नहीं और इसको थोड़ा सा टाइम लगे घुलने में, तब तक हम इसको कर लेंगे। क्या ठीक है फ्रीज़र? ये बड़ा अच्छा सवाल है। बहुत सारे वो पेशेंट हमारे जो ओवर इंथुजियास्टिक होते हैं वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब मैंने फ्रीज़र में रख दी कि ऐसी महफूज हो जाए कि ये ख़राब ना हो। तो हालांकि जब ये इंसुलिन एक प्रोटीन है, जब ये फ्रीज़ हो जाती तो इसका जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो जाता है, प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाती है, तो उसकी एफिकेसी ज़ीरो, यानी उसका जो असर है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से जो है कि ये ज़ाया होगी, आप नई इंसुलिन ख़रीदें, फ्रीज़र में ना रखें। फ्रिज के भी जो सबसे नीचे वाला खाना है जहाँ आप सब्जियाँ इस तरह की चीज़ें रखते हैं, जहाँ पर ठंडक का लेवल वो नहीं है जो फ्रीज़र को, जो आप फ्रीज़र के पास जाते हैं तो आपका जो लेवल है वो ठंडक का और तरह से हो जाता है। तो जब हम बात कर रहे थे कि जब हम उसमें मुज़दलिफ़ा में रात गुजारी और फिर आप मिना के अंदर आप सुबह फजर के बाद आ जाएंगे जहाँ पे आप कुर्बानी और बाकी जो अपनी हजामत वगैरह बना के और फिर आप तवाफ़ ज़ियारत की तरफ निकल जाएंगे। तो जो आपने सेम डे अपनी तवाफ़ ज़ियारत जो करना है वो लाजमी हिस्सा है इसका हज का, तो वो उसके लिए निकल जाएंगे। इसमें ये है कि ये जो 24 घंटे हैं, जो अपनी एक फजर से लेके दूसरी, बल्कि ये 1.5 दिन बनता है, बल्कि 24 से अगर आप उसको 12 घंटे और लगा लें तकरीबन 36 घंटे। ये 36 घंटे ये क्रिटिकल है हमारे। इसी के अंदर वो सारे हज के जो रिचुअल्स हैं, मनासिक हैं, वो हमारे परफॉर्म करने हैं और इसी में अपना शुगर लेवल भी टेस्ट करके रखना है। इसमें एग्जर्शन भी ज़्यादा है, हीट की तरफ एक्सपोजर भी ज़्यादा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे हाजी हजरात को यहाँ वहाँ ये होता है, हीट स्ट्रोक का प्रॉब्लम हो जाता है, डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होता है, पानी का इस्तेमाल वो जो है वो पूरी तरह नहीं हो रहा होता, और ख़ुराक क्योंकि उसमें भी थोड़ी बहुत कमी बेशी होती है तो उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया बड़ा कॉमन है। तो ये देखा गया है कि जो हज के अंदर जो मेडिकल एमरजेंसीज आई हैं उनके सऊदी हॉस्पिटल्स के अंदर, उसमें से जो 1/3 एमरजेंसी थी वो डायबिटीज़ रिलेटेड थी। तो ये एक बहुत बड़ा चंक है और इसमें से अगर आप देखें कि अगर 25 लाख बंदा हज कर रहा है, अगर उसमें 10% को भी अगर डायबिटीज़ है तो आप तसव्वुर कर सकते हैं 2.5 तो 2.5 लाख बंदे को भी आप डायबिटिक उधर मौजूद है। तो 2.5 लाख आदमी का जो केयर है उसको बहुत तरीके से हमें चलना चाहिए और उनको अपने शुगर लेवल बड़ा अच्छी तरह मेंटेन करना चाहिए, इन्फेक्शन से बचना चाहिए, अपने पैर का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डायबिटिक पाँव का पेशेंट का अगर पाँव कुचला गया, ज़ख़म आ गया, कोई चीज़ आ गई, बज़ाते इटसेल्फ एक प्रॉब्लम है। तो इन लोगों को अपनी, आजकल मैं देख रहा था कि कुछ वीडियोस में कि ऐसी छतरियाँ अवेलेबल हैं जो आपके लिए पानी की फवार मुहैया करती हैं। आप छतरी खोलते हैं, आपको पंखे की तरह फवार मिलती है। तो आपको जो अरफात के मैदान में अगर स्टे करना पड़ता है या कहीं खुली ऐसी जगह धूप में चलना पड़ता है तो ये आप उन छतरियों का इस्तेमाल ज़रूर करें आप। तो ये है उन दिनों में। बाकी जो आपके दिन वो स्टेबल है, जिसमें आपको इतने प्रॉब्लम्स नहीं हो सकते, एक्सेप्ट कि आपका जो वॉक का पीरियड है वो ज़्यादा होगा। इस वजह से हमें जो है उसमें हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो ब्लड शुगर लेवल का ख्याल रखना होगा। एक और बड़ी चीज़ जो होती है कि एक हाइपोग्लाइसीमिया तो एक इफेक्ट है, हाइपरग्लाइसीमिया यानी शुगर ख़राब भी हो जाती है। लोग वो अपनी ग़िज़ा उनकी और होती है, होटल से वो खा रहे होते हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट से, ढाबों से खाना खा रहे होते हैं। वहाँ जो रोटी है या आटे का मेयार और तरह से होता है और खजूरों का इस्तेमाल खूब हो रहा होता है और फिज़ी ड्रिंक्स बहुत पिए जाते हैं क्योंकि गर्मी होती है, प्यास लगती है, पानी की जगह बोतलें पी जा रही होती हैं, तो शुगर ख़राब भी हो सकती है। तो इसका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जैसे आपने कहा कि पाँव का भी ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे अगर 8 किलोमीटर वो वॉक कर रहे हैं, उसमें हज के दौरान 8 किलोमीटर उनकी वॉक बन जाती है, तो वो अपने पाँव का किस तरह से, उसके लिए क्या मतलब कि वो कर सकते हैं, क्योंकि दौरान हज जो है वो उनके पाँव को कोई नुकसान ना। देखिए, जो मैंने वो बताया ना, जो 4-5 दिन हैं, जब तक आपका ये 36 घंटे या जब तक एहराम के अंदर आप हैं, अगर आपने एहराम बांध लिया तो आप जो बंद चप्पल नहीं पहन सकते, बूट नहीं पहन सकते। तो आपकी जो कैंची चप्पल की तरह की चप्पल होती है, हवाई चप्पल जो होती है, वो ऊपर से जो खुली है वो आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो उसमें तो ऑब्वियसली आपको बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप वहाँ हज का मनासिक परफॉर्म कर लेते हैं, आपका हज मुकम्मल हो जाता है ये साल, तो फिर आप जूता, प्रॉपर जूता, सॉफ्ट कंफर्टेबल जॉगर किस्म का जूता पहन सकते हैं जब आप एहराम से बाहर हैं। तो पैर का ख्याल उसी तरह रखना फिर नॉर्मल तरीके से। लेकिन ये जो 36 घंटे हैं, इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है कि इसमें खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम ना आए। एक और बड़ी चीज़ उसमें होती है कि हज में हमने ये देखा है
कि वहाँ पे जो खाना काबा के वहाँ पे केमिकल से वॉश किया जाता है, उसका जो फ्लोर है उसको फर्श को वॉश किया जाता है, उसके साथ जब आपका पैर इनकाउंटर है तो उससे खुश्की सी एक लेयर सी जमती है जिससे खुश्की होती है, क्रैक्स बाज़ दफ़ा होते हैं। तो जब आप अपने कमरे में होटल में जाएँ उसको साबुन से अच्छे धो लें, कोई क्रीम कोई लोशन, ऑब्वियसली इहराम की सूरत में आप वो लोशंस खुशबूदार वगैरह नहीं लगा सकते, खास तो होते हैं ना, खास जो बिल्कुल जिनका बगैर किसी खुशबू के वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपको करने भी चाहिए, तो उससे आप पाँव को नरम रखा जाए, ये भी बड़ी एहतियात करने की। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरा कि दौरान हज जैसे आपने कहा कि जब आप जाने लगे तो कुछ खा पी के आप चले जाएं, तो इसके अलावा भी हमें कितने घंटों के बाद कुछ ना कुछ खाने की ज़रूरत है? क्योंकि हम वॉक भी ज़्यादा कर रहे हैं, इंसुलिन भी लगा रहे हैं, तो हम फिर क्या खाने के औकात क्या रखें, कितने घंटे के बाद हमें जो है वो अगला मील लेने की? देखिए इसमें जो चीज़ें ना, जो सबसे बड़ा हमें इसमें भी ख़तरा, जैसे रमज़ान की तरह ख़तरा होता है कि हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड शुगर लेवल का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें आपका जो फिज़िकल एक्टिविटी का लेवल बहुत ज़्यादा है। तो आपको फ्रिक्वेंट छोटे स्मॉल मील्स लेने चाहिए। लंबे मील्स के आप मस्जिद हरम के अंदर गए हैं तो बाज़ औक़ात ये करते हैं कि नाश्ता किया हुआ और लंच में बहुत देर हो जाती है, सुबह की इंसुलिन लगी है, क्योंकि अंदर खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो ले जाने की इजाज़त इतनी नहीं, छोटी मोटी चीज़ तो आप ले जा सकते हैं, लेकिन दूसरे जब प्रॉपर खाना मील के लिए आपको बाहर आना पड़ेगा, तो बाहर आते क्योंकि रास्ता लंबा होता है, बहुत सारे जो हाजी हजरात है उसको वो अवॉइड करते हैं, तो वो उसको कहते हैं कि हम भूखा रहना, डिले करते हैं, पानी से गुजारा करते हैं। उनको फ्रिक्वेंटली अगर कुछ नहीं मिल रहा तो कम से कम 2 या 3 खजूरें आपके पास हों, जिससे आपको थोड़ी सी एनर्जी लेवल, आपका ग्लूकोज लेवल बरकरार रखे। लेकिन सबसे जो ज़्यादा अहम चीज़ है कि जब आप हज के लिए जाएं, वो हमें ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हज पे वो लोग जाते हैं जो मेडिकली मोस्टली अनफिट हो जाते हैं, यानी बुढ़ापे के अंदर हज किया जाता है, 60-70 साल की उम्र के लोग अक्सर होते हैं। अब एक जंगल लॉट भी आना शुरू हो गई, तो कम से कम हज पे जाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, फिटनेस लेके आएँ, ब्लड शुगर कंट्रोल करें, ब्लड शुगर कंट्रोल है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, अगर हार्ट के पेशेंट तो हार्ट की दवाइयाँ लेके जाएं। और आपके अच्छा बहुत सारे पेशेंट है दवाइयाँ ले जाना भूल जाते हैं, और कई लोग हैं वो अपनी इंसुलिन लेके गए, शीशी टूट गई, वो इंसुलिन लगाना बंद कर दी। तो मैं उनको कहता हूँ अपनी जो दवाइयाँ हैं उसको कम से कम 2 जगह पे रखें। अगर एक जगह ख़राब भी गुम जाता है, बाद सामान गुम हो जाता है, तो टूट जाती है, तो आपके पास स्पेयर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर आप ये दवाइयाँ लेंगे, एक तो वहाँ के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आपको शायद ना मिले, और दूसरा ये है कि वहाँ पे जो है उसकी कॉस्ट वो काफ़ी महंगी है, काफ़ी ज़्यादा इसकी कॉस्ट है। सही। अच्छा, एक और चीज़ के जैसे यहाँ पे तो पूरा उनका एक रिकॉर्ड होता है, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उन्होंने अपनी शुगर चेक करनी है, किस टाइम की करनी हो, ये वो, क्या वहाँ पे भी उनको अपना एक रिकॉर्ड जो है वो बनाना चाहिए, जो डॉक्टर्स देते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को, उसको करना चाहिए? या क्योंकि अक्सर उनका वो फिर होता है कि अच्छा हम हज कर रहे हैं तो इसको फिर एक साइड पे कर रहे हैं। और इसमें एक सवाल मेरा भी कि क्या ग्लूकोमीटर वहाँ पे भी कैरी करें और अपनी पोरों से चेक करते रहें? जी अच्छा, इसमें जो बड़े अच्छे क्वेश्चन है कि अच्छा उसमें है कि क्योंकि जब आप हज करते हैं के लिए जाते हैं, आपका जो माइंड है प्री ऑक्यूपाइड होता है, क्योंकि आप फिज़िकल हेल्थ के साथ एक नई जगह पे बिल्कुल एक नए एनवायरनमेंट के अंदर जाते हैं, आपके जो माइंड के अंदर वो चीज़ें होती हैं कि आपके रिचुअल्स, आपके मनासिक वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो ये होता है। तो इसमें आप अपने हेल्थ का जो केयर का एस्पेक्ट है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, अपनी हेल्थ को हम पसे पुस्त डाल देते हैं, शुगर भी टेस्ट नहीं करते, जैसे इकरा ने भी बताया कि लोग क्या करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और आपके सवाल के जवाब में कि ग्लूकोमीटर के बगैर तो आप ट्रैवल ना करें, और जो ग्लूकोमीटर लेके जाएं अपना साथ, और शुगर को बाकायदा टेस्ट करें। अगर आप लिखने का वक्त नहीं है तो ग्लूकोमीटर ऐसे हैं जो मेमोरी के साथ हैं, वो आपका मेमोरी आप रिकॉर्ड को जब अपने रिहाइश गाह पे हैं उसको कन्वर्ट करें। तो आप अपनी लॉग बुक को ज़रूर फिल करें, अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि हम प्री ऑक्यूपाइड होते हैं, हमने अरफात में जाना है, आज क्या उठा के लेके जाएंगे, इंसुलिन को लेके जाएंगे, गोलियां ले जाने की क्या ज़रूरत है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो जोड़ों के मसाइल का शिकार होते, चला नहीं जाता, कोशिश करें वो व्हील चेयर पर करें। हार्ट पेशेंट है, इंटेंस हीट है, डिहाइड्रेशन है, वहाँ पे इस किस्म की प्रॉब्लम होने का ख़तरा ज़्यादा है, तो अपनी दवाई को जो है ना वो ना छोड़ें। बहुत सारे पेशेंट कहते हैं मैंने तो मेरी आज इतनी वाक होगी मुझे दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये दवाई को ना छोड़ें, शुगर को बाकायदगी से टेस्ट जरूर करें। सही।
एक और क्वेश्चन कि पानी उनको कितना पीना चाहिए? जैसे होता है ना कि अच्छा 3 लीटर या 2.5 लीटर तो आप पानी लाजमी पिए, क्योंकि अब वहाँ पे 8 किलोमीटर आप चल भी रहे हैं, तो उस हिसाब से कितना पानी जो है वो पीना चाहिए? देखिए, जो हमारे जो बॉडी से ना जो हमारा इनसेंसिबल लॉस जिसको हम कहते हैं, जो हमें इल्म नहीं होता, वो लॉस तकरीबन 700 cc होता है, यानी 1.25 लीटर हमारा जो बॉडी से जो वाटर है वो लॉस हो रहा होता है डिफरेंट रोड्स के थ्रू। तो ये तो हमें लाजमी तौर पे इसको फिल करना है। और अगर आपकी ये इंटेंस हीट के अंदर काम कर रहे हैं तो ये लॉस ज़्यादा हो सकता है, 1.5 लीटर भी हो सकता है, दुगना भी हो सकता है। तो कम अज़ कम हमें 8 गिलास पानी तो रोज़ लेना चाहिए, अनलेस कि आपके डॉक्टर ने आपको मना कि भी ज़्यादा पानी ना, जैसे हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, एडवांस किडनी डिजीज़ के पेशेंट, हम पानी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, लेकिन उनमें हम कंडीशन पानी कर, लेकिन आप पानी खुला लें। और बाज़ वक़्त पेशेंट इस डर से पानी नहीं पीते कि उनको यूरिन के लिए कहीं जाना पड़ेगा, उनको टॉयलेट ढूंढने में प्रॉब्लम होगी, दूर जाना पड़ेगा, मस्जिद से बाहर आना पड़ेगा, तो इस लिहाज से वो पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेट होता है। डॉक्टर साहब, थोड़ी सी शुगर वहाँ हाई रख सकते हैं, जैसे 300 अगर रख लें? 300 तो नहीं हम रखते, लेकिन कोशिश करें कि अपना जो लेवल है वो एक ऑप्टिमल लेवल है, ना ज़्यादा लो हो ना ज़्यादा हाई हो, जैसे 200 से नीचे रख लें इन दौरान। लेकिन फिर जब आप स्टेबल कंडीशन के अंदर आएँ, फिर आप अपनी वही इंटेंस कंट्रोल के अंदर आपको जाना चाहिए। देखिए, ये जो डायबिटीज़ है ना, इस पे किसी भी मरहले पे ज़िंदगी के इस पे जो गिरफ्त है उसको लूज़ नहीं करना चाहिए। जो ही आपकी गिरफ्त कमज़ोर होती है तो ये भागती है, ये आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है, फिर हमें एक और इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए। तो ये जो आप बता रहे थे कि हमारी तवज्जो मनासिक हज की तरफ होती है कि हम पूरे कर लें, अरकान पूरे कर लें, कोई छूट ना जाए, तो अगर सेहत जो है ख़राब हो जाए, हमारी डायबिटीज़ बिगड़ जाए, तो उसकी वजह से तो नहीं ऐसा हो सकता कि कोई हमारी सेहत ख़राब होगी, लागर हो गए, तो अपने मनासिक हज अदायगी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए? वेरी ट्रू। इसमें जो है ना कि जब तक अपनी सेहत को भी उतनी ही प्रायोरिटी दें, वो हमारे अल्लाह के, हम उसके घर में गए हैं, वहाँ हमारा अल्टीमेट जो काम है कि वहाँ पे जो सारे मनासिक हैं वो सही तरीके से सरअंजाम दें, मस्जिद नबी में जो आपकी जो हाज़िरी है वो हमारी अच्छी तरह पूरी हो, और जो हमारे बाकी मामला सही तरीके से चल पाएँ। लेकिन हम ये जो है कि अगर इस तरह खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाते हैं, कोई बुखार आ जाता है, कोई पाँव पे ज़ख़म आ जाता है, आपकी शुगर बहुत हाई हो जाती है, ये लो की वजह से आपको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पेश आ जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है वहाँ पे, कि वहाँ जाके आप उसी मनासिक के दिन आकर खुदा न खास्ता किसी को इमरजेंसी होती है, अल्लाह ना करे, तो ये फिर और एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो कोशिश करें हज से पहले फ़िटनेस हो आपके लिए, वॉक का अपना मामूल बना के जाएँ, यहाँ से फ़िट होके जाएँ, अपनी शुगर को अच्छा कंट्रोल करके जाएँ, और फिर उसके बाद आपने जो है वहाँ पे हज के लिए आप सुधारें। अच्छा, मौसम की तब्दीली, जैसे कि यहाँ का मौसम और होगा, वहाँ का और होगा, क्या मौसम की तब्दीली भी आपकी ज़ियाबीतस के ऊपर कोई बुरा असर डाल सकती है या आपकी जिस्मानी सेहत पे? जैसे आपने कहा कि नज़ला ज़ुकाम होने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, तो मौसम का ज़ियाबीतस के साथ क्या लिंक है? मौसम वहाँ पे बहुत शदीद मौसम होता है, यानी कि इंटेंस हीट होती है, दूसरा जो 40s के अंदर टेम्परेचर होता है, दूसरा जो लोग हैं हजूम की वजह से लोगों के जो वहाँ पे जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो ज़्यादा कॉमन होती हैं, ख़ास तौर पे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा कॉमन। लेकिन इंटेंस हीट डेफिनेटली वहाँ होती है, जिसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन का शिकार बहुत सारे लोग होते हैं। तो ऑब्वियसली हमें, क्योंकि हमें देखें जब मनासिक हज में जाते हैं हम पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं मजहबी तौर पे, कि जब आप अपने सर को ज़ाहिर एहराम की हालत में हम ढाँप नहीं सकते, जूता आपको एक मखसूस तरीके से पहनना है और आप अपना जो भी उस तरीके से चलना है। तो जब ये, लेकिन वो जो 4-5 दिन हैं जो आपने एहराम में गुजारे हैं, जब वो आप गुजार लें, बल्कि थोड़े दिन बनते हैं अगर आप आखिर में गए, तो उसमें तो उसके बाद जब हो तो फौरी तौर पे आपको हर वो मैयर करना चाहिए, हर वो कदम उठाना चाहिए जो आप नॉर्मल हालत में उठाना चाहिए। एहराम की हालत में हमें हैं, मेरा ख्याल अल्लाह इसमें हमें उसमें जब उस हालत में होते हैं तो उसकी मेरे ख्याल से काफ़ी हमें कुछ छूट भी मिलती है। कोई हम अपना जो कोशिश करें अपने आप को थकाएं कम। कुछ लोग कहते हैं अगर आपके पास सवारी का मैसर है, सवारी की सहूलत मैसर है, तो ये कोशिश ना करें कि मैं पैदल चला जाऊंगा वहाँ पे और वहाँ जाके हम
कोई 4-5, अगर आप अपने मीना से निकलें तो वहाँ हालांकि देखा जाए 6-7 किलोमीटर बनता है, लेकिन कोई रश ज़्यादा होता है, गाड़ियाँ भी होती हैं, उनका धुआं भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं, हीट भी होती है, तो कोशिश करें कि वो ना ऐसे करें। लेकिन अगर आपके सवारी है वहाँ, क्योंकि ट्रेन भी चलाई गई है वहाँ पे, तो वो आप ट्रेन का इस्तेमाल कर लें। कोई बस अगर जा रही है, बस के अंदर चले जाए, कोई सवारी आपको मैसर है तो सवारी का इस्तेमाल ज़रूर करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि क्या जैसे यहाँ पे तो हमें खानों का पता है कि अच्छा ये वहाँ कोई डिफरेंट खाने होंगे और उसमें ज़ियाबीतस के मरीज़ किस तरह से चुनाव करें? ये बड़ा वो चुनाव उनका मुश्किल हो जाता है। कोई आपको घर पे पका के नहीं देगा, आप अपनी मर्जी का खाना नहीं मिल सकता। ऑब्वियसली आपको किसी रेस्टोरेंट पे या ढाबे पे आपको जाना पड़ेगा जो जिस क्वालिटी का खाना आपको मिले। बल्कि मुझे डॉक्टर इम्तियाज़ एक इंटरेस्टिंग बात याद आ गई। हमारे अजीज़ थे तो वो कहने लगे कि हम जिस होटल में ठहरे हुए थे वहाँ पे ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री थी और 11 बजे तक हम नाश्ता कर सकते थे। हम लेट नाश्ता करते थे और फुल अपने आप को फिल अप कर लेते थे ताकि लंच करना ही ना पड़े। तो ज़्यादा, और वो आइटम्स जो थी बफ़े ब्रेकफास्ट की, उनमें आपको पता हर किस्म का, तो ख़ुद अपने आप को स्टफ़ कर लेते थे लंच ताकि ना करना पड़े और डिनर फिर करें। तो ऐसा जो लोग करते हैं तो वो इज़ इट गोइंग टू बी ओके? देखिए इनिशियली वो हाइपरग्लाइसीमिया इंड्यूस कर लेते हैं, शुगर बहुत हाई लेवल पे ले जाते हैं, पोस्ट मील काफ़ी हाई चली जाती है, फिर फाका करते हैं, शाम तक नहीं खाएंगे, तो चांसेस हो सकता है कि उनका जो लेवल ड्रॉप भी कर सकता है। और बजाय कि जो हम देखें, हम उस ट्रू स्पिरिट के साथ नहीं हैं, क्योंकि उस बाज़ औक़ात देखिए अगर हम इतनी एग्जर्शन करते हैं, हमारे वेट में एक अच्छी तब्दीली आनी चाहिए, हमारी जो सेहत अच्छी बेहतर होनी चाहिए, तो हम कई लोगों को खाना पीने पे ज़्यादा तवज्जो कई दफ़ा हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर आपके पास इतने लवाजमात आपके इर्द गिर्द हों, तो कुछ लोग इसमें बद एहतियाती से काम लेते हैं, जिससे शुगर बहुत हाई होता है और ख़ासतौर वेट बढ़ के आता है। आमतौर पर एथलेटिकली अगर देखा जाए, जब आप हज से वापस आएँ तो आपका वज़न कम होना चाहिए, आपके मसल्स का स्टेमिना, आपकी एंड्योरेंस बहुत बेहतर होनी चाहिए, आप अच्छी एक्सरसाइज कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हम उसको खो देते हैं। हम फ़ायदा तो उस वक्त तो कर लेते हैं, उसको खो दिया जाता है। तो ये है कि वहाँ पे ये कुछ लोग ऐसे करते हैं, लेकिन मेरा फिर भी ख्याल है कि आप एतदाल से काम लें। जो ही एतदाल का दामन हाथ से छोड़ा तो हमें प्रॉब्लम आने का ख़तरा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि गो के हम अल्लाह के घर में हाज़िरी के लिए गए होते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में गए होते हैं, मगर क्योंकि रश होता है, हजूम बहुत होता है, खवे से खवा छिल रहा होता है, तो कई मरतबा इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन आ जाता है। कुछ लोग थोड़े से वहाँ के कुछ मक्का में भी ऐसा महसूस होता है कि भाई अक्खड़ भी हैं और हजूम है। तो अपने मूड मिजाज को कैसे कंट्रोल में रखा जाए? क्या अगर कोई इंसुलिन यूज़ करता है या अद्वियात यूज़ करता है और वो छोड़ देता है, या खाने में बदपरहेज़ी शुरू हो जाती है, या हाइपो या हाइपर, तो उससे हमारे को मूड मिजाज पे भी असर पड़ सकता है? देखिए, एक तो आप अपनी बिल्कुल एक नई जगह पे जाते हैं और वहाँ पे और कुछ ऐसी कंडीशंस ऐसी होती हैं जो आपके घर से टोटली डिफरेंट होती हैं। तीसरा, आप हो सकता है किसी ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हो, जो ग्रुप को आपका हम मिजाज हो सकता है मिल जाए, हो सकता है हम मिजाज ना मिले। और तीसरी ये बात है कि आप बाज़ औक़ात आपको जब ट्रैवल करते हैं तो आपके कुछ लोग, जो कुछ मुल्कों से ऐसे लोग होते हैं जिस वो आपको धक्कम पेल की वजह से आपको ज़ख्मी भी कई दफ़ा हो जाते हैं, और आपके इस मुश्किलात की वजह से आपका जहन में एक उकसाहट सी ज़रूर पैदा होती है, दिल में लड़ने को भी कई दफ़ा दिल करता है। वो शैतान आपको शायद वो कह रहा है कि लड़ो, ख़राब करता है, आप लड़ने को भी दिल, लेकिन आप यही आपका टेस्ट है, यही आपका टेस्ट है कि आपको गुस्सा आ रहा है, आपने उसको माफ़ कर दिया, आपका उसने कोई चीज़ के नुकसान कर दिया, आपने उसको माफ़ कर दिया। तो यही हमें, उसका मकसद हज का भी यही है कि इन तकलीफ़ें जो दी गई है उसके सब्र किया जाए, उसको आप रोका जाए। आपको यही हमें ट्रेनिंग देना मकसूद है। रमज़ान का भी यही मकसद था और हज का भी यही मकसद था कि जो आप पे ज़्यादती भी हुई है, आपको तकलीफ़ भी उठाना पड़ी, अल्लाह के राह में गए हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, आपने सब्र किया, एक्सप्लेन किसी को जो है, तो ये जो चीज़ें हैं तो ये हमें सिखाने की। लेकिन वहाँ कुछ लोग लड़ते भी हैं और लड़ाई हो भी रही होती है, हालांकि जो बिल्कुल कई दफ़ा अफसोस होता है कि इतने
लेकिन बाज़ वक़्त मैं ये कहता हूँ कि जो डायबिटिक पेशेंट है उसको हमें कोई 10 नंबर रियायती दे देने चाहिए, क्योंकि वो हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार होता है, तो उसका वो उसके मिजाज में एक चिड़चिड़ापन इस तरह की, और 50% डिप्रेशन, आपको पता है कि डायबिटिक पेशेंट 50% लोग डिप्रेस होते हैं, और हम जब कहते हैं कि आपको डिप्रेशन है, वो कहते हैं जी मुझे तो ऐसी कोई वजह नहीं है। जो एंडोजेनस डिप्रेशन है वो बड़ा कॉमन है डायबिटिक के अंदर, बाज़ औक़ात ये हाइटेंड हो जाता है इर्द के मसाइल के साथ आपके, और बीमारी की वजह से इट सेल्फ भी। तो हमें बड़ा सब्र से काम लेना चाहिए अपना, अगर कोई एंटी डिप्रेशन ले रहे हैं वो भी लेके जाएं, वो भी दवाई ना छोड़ें, ठीक है। तो हमें ये जो इसका मकसद ये है कि हमें तकलीफ़, हज का मतलब कोशिश है, आपने जदोजहद है, आपने जदोजहद की, उसमें तकलीफ़ें भी आएंगी, आप उससे सब्र भी करें। बिल्कुल सही है जनाब। नाजरीन, डॉक्टर इम्तियाज़ हसन हमें बता रहे थे हज के मुतालिक। आप जानते हैं ज़िलहज का महीना, बाबरकत महीना शुरू हो चुका है, और इंशाअल्लाह मेरा ख़्याल है पाकिस्तान में तो शायद 2 सितंबर को ईद उल अज़हा है, और उससे 2 दिन पहले जो है अरफात के मैदान में हाज़री। तो इसी माह अगस्त के अख्ताम पे ही इंशाअल्लाह जो है हज का ये सीज़न चल रहा है। तो डॉक्टर इम्तियाज़ हसन ने एक सैर हासिल, जामे, मुकम्मल आपको टिप्स दिए, सारा उसका अहाता किया, और मिस इकरा तारिक भी यही सवाल पूछ रही थी उसके मुख्तलिफ पहलू। मेरा ख्याल है एक छोटी सी ब्रेक ले लें, और ब्रेक से पलट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, Murray. Across the nation, this is Willing Ways Pakistan. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वंस अगेन आप खुशामदीद कहते हैं। और अभी हम थोड़ी देर पहले वक्फे पे जाने से पहले बात कर रहे थे डॉक्टर इम्तियाज़ हसन से, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट और मेडिकल डायरेक्टर डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान। आपको बता रहे थे हज के मुतालिक कि हज पे जब हमारे डायबिटिक जाएं, हमारे ज़ियाबीतिस वाले अफराद जाएं, तो किस तरह से इंसुलिन का इस्तेमाल करें, किस तरह से गोलियों का इस्तेमाल करें, कैसे जो है सांस की बीमारियों से बचें, कैसे डिहाइड्रेशन से बचें, कैसे हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया से बचें, अपने पाँव का ख्याल कैसे रखें, तमाम जो हज के मनासिक हैं वो कैसे अदा भी करें, और अपनी तरबियत कैसे करें, किस तरह से वहाँ पे अपने मूड मिजाज को कंट्रोल करें, और सबसे बढ़कर ये कि अपनी ब्लड शुगर लेवल्स निहार मुँह नाश्ते के बाद ये सब चीज़ों का ख्याल रखें। तो अभी एक और जो है हमारे पास सवाल भी है, और डॉक्टर इम्तियाज़ हसन आपसे हम वो अब केस स्टडी जो है वो भी डिस्कस करते हैं। और ये हमें इनबॉक्स में शकूर साहब ने सवाल किया है, कहते हैं कि मैं ओवर वेट हूँ, एग्जैक्टली नहीं बताया कि ये वज़न इनका कितना ज़्यादा है, और इसमें डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि किस तरह से हाइट और वेट का कोई अगर तनासुब तवाज़ुन होता है तो वो क्या होना चाहिए। मगर इन्होंने ये बात कही है कि इनका वज़न ज़्यादा है, और A1C इनका जो 3 माह का शुगर का टेस्ट है वो 7.3 है। तो ये भी कमेंट कीजिएगा कि ये कैसा है। और ये फरमा रहे हैं कि ये ओरल एजेंट्स यानी गोलियां खाते हैं, और इसके अलावा इनके डॉक्टर ने इनको कहा है कि ये सैर करें, और मगर ये नहीं बताया कि कितनी सैर करें, कब सैर करें, खाना पीना जो है वो सैर के साथ क्या होना चाहिए। तो ये बुनियादी तौर पे इनका वज़न ज़्यादा है, और ब्लड शुगर थोड़ी ये ज़्यादा है, और वज़न जो है आप बताइए कि इनको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, और अपनी अद्वियात कैसे लेनी चाहिए, और सैर का कैसे एहतमाम करना चाहिए। एक तो ये इनका डायबिटिक हैं, ओवरवेट हैं, ऑब्वियसली डायबिटीज़ ओवरवेट लोगों के अंदर ज़्यादा कॉमन है। 7.3 एक हाई लेवल है, इनका लेवल कंट्रोल नहीं है, ओरल एजेंट्स ले रहे हैं। लेकिन बहुत सारे फिजिशियंस की साइड पे एक प्रॉब्लम आती है। हम भी जब हम बात करते हैं, हम पेशेंट को कह देते हैं कि आप वॉक किया करें, एक वेग स्टेटमेंट देते हैं। वॉक एक ऐसी चीज़ है, ये एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है विच शुड बी प्रिस्क्राइब्ड। जैसे आप गोली लिखते हैं, दवाई के लिखते हैं, इतने ये गोली एक सुबह दोपहर शाम लें, तो वॉक के बारे में भी क्लियर इंस्ट्रक्शन या एक्सरसाइज के बारे में क्लियर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। देखिए ये जो इसको वॉक एक पोर्शन है,
हम कहते हैं वर्जिश जी, जिसको एक्सरसाइज अंग्रेजी में कहते हैं। इसके अंदर वॉक भी हो सकता है, इसके अंदर स्विमिंग भी हो सकती है, इसके अंदर आपकी वेट लिफ्टिंग भी हो सकती है, इसके अंदर आप जॉगिंग भी हो सकती है, साइकिलिंग भी हो सकती है, गेम हो सकती है, कुछ लोग डांस की कुछ करते हैं, ऐसे एरोबिक्स कर सकते हैं। तो ये एक ब्रॉड टर्म है। तो हम कहते हैं वॉक किया करें, अब वो कहते हैं जी मैं वॉक और ये नहीं बताया जाता कितनी करें, कब करें और अब किस वक्त नहीं करें और इसमें क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखें। तो ये हम नहीं बताया जाता। ये इट शुड बी क्लियरली मेंशन इन योर प्रिस्क्रिप्शन एज वेल। आपके नुस्खे पे ये चीज़ें हदायत मौजूद होनी चाहिए। जैसे इनके डॉक्टर साहब ने इनको बताया कि आप वर्जिश करें। देखिए वर्जिश एक ऐसी चीज़ है जो डायबिटीज़ के लिए मैं उसको रेटिंग देता हूँ 50%। इज इट? यस, मैं अपने क्लिनिक में, आप इस मेरी राय से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको रेटिंग इस ट्रीटमेंट के अंदर 50% इस मोडेलिटी समझता हूँ। यानी कि ये वो तरीका इलाज है जो मुफ्त है, जो बिल्कुल मुफ्त है और लेकिन जिसके फ़वाइद बेइंतहा है। जो वॉक एग्जैक्टली वही काम करती है जो इंसुलिन करती है। अच्छा। देखिए जब आप वॉक करते हैं तो आपके जो मसल्स हैं और आपके वो ग्लूकोज आपका यूटिलाइज करते हैं, तो आपका जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो यही काम इंसुलिन कर रही होती है कि मसल अपटेक या लिवर से अपटेक आपका ग्लूकोज बढ़ जाता है, इंसुलिन यही काम करती है। तो ये वॉक करना बिल्कुल ऐसे ही है, या एक्सरसाइज करना ऐसे ही कि आप इंसुलिन का एक एडिशनल इंजेक्शन ले रहे हैं। तो ये इतना बड़ा इसका फ़ायदा है। और ये इंजेक्शन वो है जो दर्द के बगैर है और जिसकी कीमत कोई नहीं है, जो मुफ्त है। तो डॉक्टर साहब ये जो वॉक कोई करता है अगर मिसाल के तौर पे 15 मिनट या आधा घंटा वॉक करता है, उसमें ये भी बताइएगा कि स्पीड वगैरह का, तो इसका असर जो है हमारी शुगर पे उसको मतवाज़िन रखने पे कितनी देर रहता है? देखिए आप अगर एक दिन में वॉक करते हैं आधा पौना घंटा का, तो उसका सारा दिन इफेक्ट आता है। देखिए इसके वॉक के या एक्सरसाइज के दो इफ़ेक्ट्स हैं। एक है आपको फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ये है कि आपका जो हार्ट बीट बेहतर होती है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक होना शुरू होता है, आपके लिपिड्स ठीक होना शुरू होते हैं, आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में आना शुरू होता है। ये एक फ़ायदे हैं। एक है रूहानी फ़ायदा। रूहानी से मुराद है ज़हनी फ़ायदा, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके इससे अंदर हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं जिनको एंडोर्फिन्स कहते हैं। एंडोर्फिन्स वो हार्मोन्स हैं जो आपकी पेन को फ़ायदा पहुँचाते हैं, पेन को ख़त्म करते हैं, आपको एक सेंस ऑफ वेल बीइंग देते हैं, यानी आपको अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। तो ये जो हार्मोन ये एक्सरसाइज के बाद ही सिक्रीट होते हैं और ये इसकी इनकी कैफियत एक नशे की सी होती है। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं वो जिस दिन ना करें उनकी तबीयत ख़राब महसूस होती है, लो महसूस करते हैं, मूड में लो महसूस करते हैं, अपनी तबीयत के अंदर लो महसूस करते हैं। तो ये बिल्कुल नशा छोड़ने वाली बात होती है, इसलिए इन लोगों को इस चीज़ का नशा हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उसके बगैर उनको चैन नहीं आता। तो हम यही वो लेवल चाहते हैं हमारे डायबिटिक पेशेंट इसको शुरू करें। अच्छा, अब ये कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? देखिए अगर हम सिंपल हम जैसे एक प्रोटोटाइप एग्जांपल लेते हैं, वॉक एक सिंपल एक्सरसाइज है जिसके लिए आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं, सिवाय आपके शूज़ अच्छे हों और जगह का इंतखाब अपने अच्छा किया हो। शूज़ अच्छे से मुराद कंफर्टेबल हों, जो पैर के जो कर्व होता है, आर्च होता है, उसको सपोर्ट देते हों, थका देने वाले ना हो। मैं देखता हूँ कि ख़वातीन चप्पल पहन के वॉक कर रही होती हैं जो घर में पहनी होती है, उससे पाँव में दर्द हो सकती है। अच्छा, और कोशिश करें कि कच्चा ट्रैक हो, कच्ची जगह हो, घास वाली हो, लेकिन ऊंच अनइवन ना हो, हमवार सतह हो जिस पे करें ताकि मोच ना आए, कोई चोट ना। और बहुत सारे पेशेंट हमारे ऐसे होते हैं वो नंगे पाँव करने चाहिए, मेरे दिमाग को ठंडक और तरावट पहुँचेगी। अच्छा, पाँव में जख्म हो जाए, उसमें हो सकता है कोई कंकर लग जाए, कोई पत्थर लग जाए, कोई कीड़ा काट जाए, तो खुदा ना खास्ता बजाते खुद एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक तो ये है कि आप उसको करें। अच्छा, थोड़े से गो लो गो स्लो, ये असूल हर जगह पे आप क्या जी? गो लो गो स्लो, गो लो गो स्लो। हाँ जी, लो कोई भी आप दवाई भी लें, कोई भी चीज़ लें, इंसुलिन भी जैसे लें तो थोड़ी से शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं, ठीक है। इसी वॉक भी करें, वो भी आप थोड़ी से शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता से शुरू करें। तो हम इसको कहते हैं, पेशेंट कहते हैं मुझसे होती नहीं, मैं एक दिन गया था तो मेरे 2 दिन खलियाँ नहीं मेरी गई। तो वो ये करते कि पहले दिन वो जोश में चले जाते हैं तो अगले दिन पूरा हफ्ता, और उनको इतना बैड एक्सपीरियंस होता है तो वो आपका जो है वो वॉक छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। आपकी कोई भी एक्सरसाइज करते हैं वो आपकी पसंद की होनी चाहिए। कुछ लोग स्विमिंग को पसंद करते हैं, कुछ लोग वॉक को पसंद करते हैं, कुछ लोग जॉगिंग को पसंद करते हैं,
अपनी पसंद होनी चाहिए। तो इसमें हम कस्टमाइज होना चाहिए सारा सिस्टम के अपनी पसंद के मुताबिक। मिक्स भी कर सकते हैं, मिक्स भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें मिला के भी। देखिए जब तक आपका किसी भी चीज़ के अंदर प्लेयर फैक्टर बरकरार है, अगर आपको वॉक के अंदर मज़ा आ रहा है, आपको जॉगिंग के अंदर मज़ा आ रहा है, तो आप ये रोज़ करेंगे। जब आपका पेन का थ्रेशोल्ड शुरू हो जाए, जब आपका पेन उस लेवल पे जहाँ आपको पेन आना शुरू हो जाए, पेन आपके अंदर एक नेगेटिविटी क्रिएट करती है, मनफीपन को जन्म देती है। तो जब मनफीपन के एक नुक्ता लग जाता है, आप एक दिन वॉक करके अगर 15 नुक्ते आपके दिमाग पे मनफियत के लग गए, तो आप उससे फिर वो आप तो छोड़ देंगे, वो हफ्ता करेंगे, 10 दिन करेंगे, महीना करेंगे, वो छोड़ देंगे। तो सर पेन जब होती है हमें, तो कोई ब्लड शुगर लेवल भी उल्टा पुल्टा हो सकता है? उल्टा पेन होती है तो फिर ऑब्वियसली एक आपका बॉडी वो एड्रेनालिन सिक्रीट करता है, इमरजेंसी सिचुएशन है, उससे आपका शुगर लेवल भी डिस्टर्ब होता है, आप सब कुछ छोड़ देते हैं, फिर कई के महीने आप वॉक के लिए नहीं जाते, एक्सरसाइज के लिए नहीं जाते। एक तो ये कहते हैं गो लो गो स्लो, यानी जैसे डॉक्टर सदाकत बड़ी अच्छी एग्जांपल देते होते हैं कि आप 90 सेकंड वॉक किया करें, 1.5 मिनट, 90 सेकंड। तो पेशेंट को जब अब हम ये कहते हैं, पेशेंट के ये कहते हैं अच्छा 90 सेकंड, ये डॉक्टर कोई बात नहीं, ये तो मैं जाते जाते मैंने कहा जाने आने जाने का टाइम इसमें शामिल नहीं है, इसमें आप पार्क में जाएं 90 सेकंड वॉक करके आ जाएं। कहते इससे क्या होगा? मैंने कहा बेसिकली इससे होता कुछ नहीं, ये आपका बिहेवियर चेंज करना है, आपके जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन की टेक्निक है, ये बिसिक्रा बेहतर जानती हैं। तो ये बिहेवियर को तोड़ना, उस मिथ को तोड़ना, अपने अंदर का जो बैरियर उसको तोड़ना। once you are there obviously you will not go for 90 सेकंड, obviously you will not, ठीक है ना। तो 90 सेकंड के लिए नहीं जाएंगे, फिर आप उसको बढ़ाते चले जाएंगे। तो 90 सेकंड जो एग्रीमेंट है ये 100% रिजल्ट देता है, ये बड़ा हर जगह काम करता है। आप पेशेंट कहती है मुझसे होती नहीं, आके 90 सेकंड करके आ जाएं, right. तो वो उस पर बड़ा इट वर्क्स। वैसे डॉक्टर साहब मिनिमम कितनी एक्सरसाइज या कितनी वॉक हफ्ते में होती है? देखिए हफ्ते में हम कहते हैं कि 150 मिनट्स करने चाहिए, 150 मिनट करने चाहिए। आप ये 30 मिनट्स 5 डेज वीक भी कर सकते हैं, 25 मिनट्स ऑल वीक कर सकते हैं। अगर आपको टाइम नहीं मिलता, आपका एक दिन छोड़ के एक दिन 50-50 मिनट के 3 सेशन भी कर सकते हैं अगर आपको। लेकिन डॉक्टर साहब कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको सिर्फ डायबिटीज़ नहीं बल्कि डायबिटीज़ के साथ सांस का मसला हो गया या गुर्दों का या कुछ ना कुछ ऐसा, वो ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते, तो क्या मतलब क्योंकि वो फ़ौरन से सांस उनका फूलना शुरू हो जाता है या कुछ ना कुछ इस तरह से डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो उन लोगों के लिए कितनी वॉक जो है वो करनी चाहिए? इसमें डॉक्टर साहब मेरा भी एक एडिशन कर दीजिए, कुछ लोगों को जोड़ों का भी मसला होता है। हाँ, ये जो सारी चीज़ें ना, ये सारी हर्डल्स हैं, ये बैरियर्स हैं हमारी वॉक के लिए। देखिए अगर मैं वॉक नहीं करता, मिसाल एक छोटा सा एक और तरीके से एंगल से ले रहा हूँ, अगर मैं वॉक नहीं करता, खुदा ना खास्ता अगर कोई पेशेंट वॉक नहीं करता, उसको अंजाइना होता है, हार्ट डिजीज़ होती है, तो उसको पता ही नहीं चलेगा उसको हार्ट डिजीज़ हो गई है, उसने स्ट्रेच ही नहीं उसने अभी चला ही नहीं है, ठीक है ना। तो उसने उसमें मक्तलगाह में कदम ही नहीं रखा, बकौल फैज़, तो उसमें रखा ही कदम ही नहीं रखा, तो उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि मेजे क्या है। अगर मैं वॉक करता हूँ, खुदा ना खास्ता अगर मेरा सांस ख़राब होता है, मुझे सांस चढ़ता है, सीने में दर्द होती है, वो मैं अपनी एक डिजीज़ को डायग्नोज कर लेता हूँ, मैं फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाऊँगा कि ये मुझे ये प्रॉब्लम पहले नहीं थी, अब ये हो रही है, इसका मतलब समथिंग बैड हैज़ हैपेंड टू मी। एक तो ये बात है। अच्छा, जो आपके जैसे क्वेश्चन है कि जो नहीं कर सकते, जैसे हमने कहा 90 सेकेंड वाला फार्मूला शुरू करें, थोड़े से शुरू करें, जहाँ पे उनको अगर मैं ये नॉर्मली कहते हैं आधा घंटा करें रोज़, तो हम ये कहते हैं अगर आप नहीं कर सकते 10 मिनट करके, लेकिन रोज़ जाएं, जितनी होती, जहाँ पे आपको दर्द शुरू हो जाए, जहाँ आपको सांस फूल है, वो आप वापस आ जाएं। लेकिन जब भी कहता हूँ कि कोई भी वर्जिश शुरू करने से लेकिन अपने डॉक्टर से पहले पूछ लें कि ये मैं इसके लिए जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता। तो अच्छा, गर्मियों में कोशिश करें कि आप अर्ली आवर्स इन द मॉर्निंग करें, जो सूरज निकलने से पहले, जो फजर के बाद आप करें वो बेहतर है। सर्दियों में करें, आप आफ्टरनून में कर सकते हैं, असर के बाद कर सकते हैं, तो उसमें मौसम जो है वो काफ़ी स्टेबलाइज हुआ होता है। अच्छा, इसमें एक और बात थोड़ा सा मुझे एक बात याद आ रही है, एक पेशेंट ने मुझे क्वेश्चन बार बार वो मैसेज करते हैं, वो कहते जी कि डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है, नहीं कर सकता? बहुत अच्छा है। तो मैंने उससे पूछा कि तो मेरा एक मैं उनका नाम उसमें हमें तो क्वेश्चन भी किया, रात को उन्होंने खासतौर पर मुझे एक मैसेज किया कि मेरे सवाल का आपने जवाब ज़रूर देना, मैं नहीं तो नाराज़ हो जाऊँगा। तो उनकी नाराज़गी से डरते हुए, क्या डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है कि नहीं किया? एक ज़मीनी क्वेश्चन से मैंने जवाब समझे कि उसमें अब रिसेंट जो है ट्रेंड ये है कि अगर पेशेंट का वज़न ज़्यादा है, यानी उसका BMI, जैसे वेट और हाइट का तनासब डॉक्टर इजाज़ ने कहा, तो वो है BMI के साथ कैलकुलेट, अगर वो ज़्यादा है, मोटापे का शिकार है, तो हम ऐसी सर्जरी एडवाइस करते हैं जिसको बैरिएट्रिक सर्जरी कहते हैं, जो ख़ास तौर पे सर्जन
करते हैं, लाहौर में भी अवेलेबल है, जिसकी वजह से कुछ उसके GIT सिस्टम के अंदर कांट स्टेपलिंग कर मैदे को छोटा कर दिया जाता है, कोई रिंग रख दिया जाता है मैदे को छोटा करने के लिए। अच्छा, इस तरह के प्रोसीजर किए जाते हैं, उससे डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती है। राइट। अगर इनिशियल स्टेज पे किया जाए, अगर बहुत जल्दी शुरू, अगर न्यूली डायग्नोज है फौरी तौर पे किया, फिर आपको बहुत अच्छे लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स मिलते हैं। लेकिन वंस द थिंग्स आर सेटल डाउन, 10 साल हो गए, फिर आपको बेनिफिट्स उतने नहीं मिलते ज़रूर हैं, वो नहीं मिलते। तो इस तरह ये मुमकिन है, इसको रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन सर्जरी के थ्रू। या जो मैं कहता हूँ कि रिवर्स से मुराद है उनकी जो है कि डायबिटीज़ की दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, उनके सारे जो चीज़ें हैं, इंसुलिन है अगर शुरू में ही ले रहे थे या कोई दवाइयाँ, बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। और वेट, ये सारे इफेक्ट वेट लॉस होने से पहले होते हैं जी। वेट लॉस होने का जो बेनिफिट्स है वो बाद में शुरू होंगे फिर। तो ये उनके सवाल का भी जवाब है। एक आर्टिकल भी मैंने देखा था कि जिसमें लिखा हुआ था कि वॉक के जरिए अपनी डायबिटीज को रिवर्स करना, क्या ऐसा पॉसिबल? देखिए, वॉक जो मैंने जैसे आपको कहा कि मैं इसकी रेटिंग 50% रेटिंग करता हूँ कि आपका ये 50% ट्रीटमेंट मोडेलिटी में था। अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं, अगर तो आप प्री डायबिटिक हैं, शुगर होने का खतरा है, तो आपका शुगर पोस्टपोन हो जाएगा होना। अगर आपका डायबिटीज़ है, अच्छे कंट्रोल में आ जाएगा, बहुत अच्छे कंट्रोल के साथ और मिनिमम मेडिसिन के साथ होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये रैपिड फायर 1-2 सवाल जाते जाते। एक यहाँ पे आमिर महबूब कहते हैं कि इंसुलिन पंप पाकिस्तान में अवेलेबल है। और शाह शहीन कहते हैं हाउ मच ऑफ स्वीट्स हाई लेवल शुगर पीपल कैन टेक? हाउ मच स्वीट्स कितनी खा सकते हैं अगर किसी की शुगर हाई है? शुगर हाई है तो स्वीट्स का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि देखिए, स्वीट्स 2 तरह की, जो आप फ्रूट्स की शक्ल में लेते हैं और एक आप हर चीज़ एतदाल से लें। फ्रूट्स की बेहतर है बजाय कि आप आर्टिफिशियल स्वीट्स लें जो फैट भी जिसके अंदर कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक हो गया। मुझे बताया यहाँ पे किसी ने कि चुटकी की आवाज़ आई है, लगता है प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि 6 बज गए। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हज के मुतालिक आपने बहुत ही अच्छी मालूमात दी और उसके बाद एक्सरसाइज के मुतालिक आपने बहुत अच्छी मालूमात दी। MS इकरा, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। नाजरीन, इसके साथ ही डॉक्टर एजाज कुरैशी को भी इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले थर्सडे को ईद उल अज़हा स्पेशल प्रोग्राम ऑन डायबिटीज़ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। डॉक्टर इम्तियाज़, थैंक यू वंस अगेन। डॉक्टर MS इकरा, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।